लेकिन रिकॉर्डर ऑन ही नहीं कर पाए, वीडियो ही नहीं बन पाया। ओके, चैप्टर आप ओपन कर लीजिए। 5th चैप्टर आपका चल रहा था हिस्ट्री में। तो हाँ, ओके, आज ऑन कर लिया है, वीडियो स्टार्ट हो चुका है आपका। तो देखिए, चैप्टर 5th में आपका रिवीजन क्लास है, और ये फुटप्रिंट हिस्ट्री है आपका चैप्टर 5th, द रिवोल्ट ऑफ 1857। कल इसके बारे, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, इसके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ था। हम लोगों ने बिग आइडिया, हिस्ट्री मेकर और इसके इवेंट्स को पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे बाई 1856 क्या क्या रीजन रहा जो कि 1857 का रिवोल्ट जो हुआ उसके कारण हम लोगों ने पढ़ा था इसमें, कि पॉलिटिकल कॉजेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो पॉलिटिकल काज में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था आपका कि एक तो था डिसकंटेंट एमंग द इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर के बीच में असंतोष जो पैदा हुआ, एक रीजन हुआ कि इससे जो रूलर थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, क्राउन प्रिंस थे, ये लोग नाराज हो गए। और इसके वजह से कई कारण थे, हमने आपको बताया था कि जैसे सब्साइडरी अलायंस था, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी, एंड ये माल एडमिनिस्ट्रेशन का दोषारोपण करके, जैसे अवध के नवाब पे माल एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब प्रशासनिक व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है, और उसके वजह से इनका राज ले लिया गया था, मतलब अधीन कर लिया गया। बाकी हाई अधिकारी नहीं थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, सतारा, जैतपुर सब और ऐसे सब में ये डलहौजी की राज हड़प नीति थी, उसके तहत ले लिया गया, और जो नहीं माना उनसे युद्ध हुआ। सब्साइडी अलायंस के तहत लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो किया। तो बहुत से, सबसे पहले इसमें नवाब जैसे था वहाँ का, हैदराबाद का। फिर इधर, हाँ हेलो, तालुक, अब जैसे कि जब अवध का नवाब एनक्स मतलब कर लिया उन लोगों ने अवध क्षेत्र को अपने अंतर्गत में, तो जो वहाँ के नवाब के द्वारा रखे हुए उनके कोर्ट्स में और वहाँ पे जो आर्मी सिपाही लोग थे या अदर ऑफिशियल थे, ये सब जॉबलेस हो गए, आर्टिसंस हो गए, वहाँ के तालुकदार से उनकी लैंड ली गई, तो ये सब असंतोष का कारण बना। बिटवीन 1848 एंड 1854 में नंबर ऑफ princely state across the Indian subcontinent were annexed under the policy of doctrine of लेप्सी। These principalities included, सतारा बताया भी हमने, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, इन सब। एंड इधर जो मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहब को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और उनको कानपुर विस्थापित होने के लिए कहा, उनको पेंशन दी जाने की बात हुई। बाद में इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई, और ये भी जो है नाराज हुए। तो इस तरह से था। और आज हम लोग अपना अगला पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आपका बताया था हमने, लास्ट पॉइंट में था कि बहादुर शाह को अंतिम मुगल रूलर जो था, ये हुआ कि अब कोई भी आपके उत्तराधिकारी ये रूलर नहीं होंगे, अब कोई मुगल रूलर नहीं होगा, केवल एज अ प्रिंस या इसी के रूप में। ठीक है, पेज आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अच्छे से आप समझिए उस चीज़ को, और अंडरलाइन जरूर करिए, आप भी उस पॉइंट को देखिए, तभी समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉज, डिसकंटेंट अमंग पीजेंट एंड आर्टिसंस। तो another important cause of discontent was the British policy of economic exploitation। क्या था? आर्थिक शोषण। जो हमारे बिफोर कॉलोनियल पीरियड के पहले जो सेल्फ इकोनॉमी थी, रूरल एरिया, और उधर जो हमारे क्राफ्ट पर्सन्स थे, जो हमारे आर्टिसंस थे, ये आत्मनिर्भर थे, अपने
चीज़ों को बना करके ये बेचते थे और इससे इनकी जीविका अच्छे से चलती थी। और हमारे यहाँ की बनी चीज़ों की डिमांड भी थी अदर कंट्रीज में, यूरोपियन मार्केट में। लेकिन धीरे धीरे जब फैक्ट्री मेड क्लॉथ आया तो फैक्ट्री मेड क्लॉथ चीपर था, सस्ता था और अवेलेबल काफ़ी मात्रा में था, जिसकी वजह से हमारे जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स, बुनकर, ये compete नहीं कर पाए। उसकी तुलना कंपेयरिंग में ये पिछड़ गए और ये महंगे भी थे। इंडियन हैंडमेड्स आर्टिकल्स जो होते थे और पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, इस वजह से लोग इनको खरीदना बंद कर दिए। इस वजह से इनकी इकोनॉमी बिल्कुल वर्स होती गई और जीविका चलाने के लिए भी खतरा। अंत में मजबूरन इनको जो है फैक्ट्री वर्कर या और लैंड लेबर के रूप में या बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे ही हमारे पीजेंट थे, जब उनसे कहा गया कि आप अपनी क्रॉप, फूड क्रॉप के बजाय आप कैश क्रॉप ग्रो करिए, तो और प्रॉफिट इनको कम मिलता था। ज़्यादातर प्रॉफिट जो ट्रेडर्स होते थे या फैक्ट्री मतलब ऑफिशियल कंपनी रूलर्स, इनको मिलते थे और इनकी जीविका जब खाने के लिए इनके पास मुश्किल हो गया तो ये भी जो है मजबूर हो गए और इनके अंदर भी बहुत बड़ा असंतोष व्याप्त हुआ और जगह जगह पर इसका आंदोलन, विद्रोह और रिवोल्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है सोशियो रिलीजियस काज। यहाँ तक मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज आपका है सोशियो रिलीजियस काज में द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वर व्यूड एज द थ्री। जैसे सोशल रिफॉर्म एंड इंडियन रिस्पॉन्सेस टू द रिफॉर्म। द ब्रिटिश पास्ड लॉ टू स्टॉप वेरियस सोशल एबिल्स। हमारे समाज में उस समय बहुत से सोशल एबिल्स जो है सामाजिक बुराइयां व्याप्त थीं, बहुत से आडंबर थे, जैसे सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, विडो नॉन विडो रीमैरिज नहीं व्यवस्था थी। कम उम्र में महिलाएं विडो हो जाती थी, पूरे जीवन भर उनको अपनी लाइफ करती थी। और एजुकेशन की व्यवस्था बहुत ही वर्ष थी, महिलाओं को एजुकेशन की कोई बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी चीज़ों का हमारे कुछ सोशल रिफार्मर हुए जिनके एफर्ट्स से ये सोशल इविल्स से समाप्त हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हुई, इंटरेस्ट ली और एक्ट बना करके समाप्त किया। तो इससे जो हमारे ऑर्थोडॉक्स या एरिस्टोक्रेसी वर्ग के लोग थे वो लोग नाराज हुए। तो बात वही था इसमें, विडो रीमैरिज एंड द एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा का विस्तार, वुमेन वर व्यूड विद ग्रेट सस्पिशियस बाई कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे समाज के कंजर्वेटिव वर्ग के लोग थे वो महिलाओं को बड़े सस्पेक्शन तरीके से, मतलब समाज में उनको देखते थे, एंड कंसीडर्ड एज अनड्यू इंटरफेरेंस इन द सोशल कस्टम ऑफ द कंट्री। रेसिज्म एंड थ्रेट टू रिलीजन। रेसिज्म, वर्णवाद, जातिवाद और धार्मिक आधार पे, इससे भी लोग नाराज हुए। द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द इंडियंस ड्यू टू द ब्रिटिश एटीट्यूड ऑफ रेशियल सुपरियरिटी। अपने को सुपीरियर मानते थे गोरे वर्ण के लोग जो थे वो ब्रिटिश, और इंडियन को इंफीरियर मानते थे। वाज अ मेजर कॉज ऑफ डिसकंटेंट, सबसे बड़ा असंतुष्ट का कारण बना ये। The British described Hindus as barbarians and Muslim as cruel and intolerant. ब्रिटिश लोगों ने हिंदू को बर्बर माना और मुस्लिम को क्रूर, निर्दयी और इनटॉलरेंट मतलब असहिष्णु धर्मों के प्रति जो है। ये हमारा British officers often assaulted and insulted Indians publicly। क्या करते थे ब्रिटिश अधिकारी लोग? भारतीय लोगों की पब्लिकली की मतलब आम तौर पर इंसल्ट करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। एजुकेटेड इंडियंस वर डिनाइड प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर अपॉइंटमेंट टू हाई पोजीशन। जो एजुकेटेड इंडियंस लोग थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनको प्रमोशन नहीं मिलता था, उनको
अपॉइंटमेंट का मौका नहीं मिलता था, जॉब का, इस वजह से वो लोग भी असंतुष्ट थे। दे वर फोर्स टू स्टिक टू सबऑर्डिनेट पोजीशन, मतलब उनको नीचे पदों पर रहने के लिए फोर्स किया जाता था इन ऑल सर्विसेज एंड पुट अप विद द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और उनके साथ क्या है, अपार्थीड जो पढ़े हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, बड़ भेदभाव, उसमें भी गोरे लोग सुपीरियर ही अपने को कहलवाते थे। नेक्स्ट आपका पीपुल फेल थ्रीटेंड बाय द एक्टिविस्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज हु वर सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई धर्म के लोग ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, लेकिन अदर धर्म को ये इंफीरियर मानते थे, अपने को सुपीरियर, और इनको सरकार का भी सपोर्ट था। लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल्स एंड मॉस्क वर टैक्सेस, जो मस्जिद और मंदिर के होते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। विच हर्ट पीपुल रिलीजियस सेंटिमेंट, जिससे लोगों को धार्मिक तौर पर एक तरह से चोट पहुंची। एंड डिप्राइव्ड फैमिलीज डिपेंडेड ऑन दीज लैंड्स ऑफ दियर इनकम, और ऐसी फैमिली जो इस लैंड पर अपनी इनकम के लिए डिपेंड थी, उन लोगों के अंदर भी इस चीज़ के प्रति बहुत खिलाफ मतलब हुआ। अगला पॉइंट है हमारा मिलिट्री कॉज, डिसकंटेंट सिपाही। हमारे इंडियन सोल्जर्स जो होते थे ब्रिटिश सोल्जर में, उनको सिपाही कहा जाता था। इनके अंदर जो है असंतुष्टि पैदा हुई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण, और यहीं से रिवोल्ट शुरू हुआ। इंडियन सोल्जर्स हु फॉर्ड मोर देन 85% ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया। भारतीय सैन्य टुकड़ियों में, मतलब ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी में 85% संख्या इंडियन की थी, और सफर्ड फ्रॉम द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूल एज वेल। ये भी ब्रिटिश की पॉलिसी से सफर कर रहे थे। इंडियन सिपाही वर लॉक्ड अपॉन एज inferior, yes, inferior being and treated badly by their British superior। जो इंडियन सिपाही थे उनका आप देख रहे हैं, डायग्राम में दिख रहा आपको कि इनका वेशभूषा कैसे होता था, और ये अपने अधिकारियों द्वारा, जो ब्रिटिश के अधिकारी होते थे, इनके द्वारा काफ़ी शोषित होते थे। इन्फीरियर इनको कहा जाता था। इन्फीरियर मीन्स लो कैटेगरी, सुपीरियर मीन्स हाई। दे वेयर पेड लेस, उनको पैसा भी कम मिलता था। बीनस एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन वर क्लोज टू देम, उनके लिए प्रमोशन बंद थे। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार के पद तक वो जा सकते थे। ऑल हाई पोस्टेस वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, जो भी उच्च पद थे वो ब्रिटिश के लिए रिजर्व थे। द सिपाही वर फॉरबिडन टू बियर कास्ट ऑफ सेक्टेरियन मार्क सच एज तिलक और टर्बन, ऐसे चीज़ों को पहनने के लिए, लगाने के लिए इन पे पूरी, ये पगड़ी नहीं, अपने धर्म से रिलेटेड से सिख लोग पगड़ी नहीं कर सकते थे, हिंदू तिलक नहीं लगा सकते थे, मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकते थे। The Indian सिपाही foreign services allowances or bata was discontinued, causing a reduction in their salaries। जो इनको अलाउंस भत्ता मिलता था, ये जो विदेशी सैनिकों को मिलता था उसके अपेक्षा में इनको बहुत कम मिलता था, और वो भी जो है इनके सैलरी से काट लिया जाता था। In 1856 the company passed new act, द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 में पास हुआ, जिसमें विच एंश्योर्ड दैट एवरी न्यू रिक्रूट, इसमें किया गया कि जो भी नई भर्ती में शामिल होगा उसको कम से कम जो है कुछ साल के लिए विदेश, मतलब दूसरे देश में सर्विस करनी होगी। ओवरसीज forward if ordered, this hurt the sentiment of the sepoy because they believed that if they crossed the sea they would lose their religion and cause। और इन लोगों के अंदर इस चीज़ के प्रति असंतुष्ट पैदा हुई, क्योंकि विश्वास रखते थे कि अगर ऐसा हम करेंगे तो हमने अपने धर्म, अपनी जाति को खो देंगे।
अब इमीडिएट कॉज मतलब जो तुरंत उस समय ज्वलंत समस्या जो पैदा हुई, वो और भी सबसे बड़ा रीजन बना इस रिवोल्ट का। और आप जानते हो कि कुछ चीज़ें जो पहले चली आ रही थी तो चलती रहती, लेकिन जो तुरंत परिवेश में पैदा होने वाली जो रिसेंट होती हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं। तो रिसेंट कॉज द कंट्रोवर्सी ओवर द न्यू एनफील्ड पैटर्न राइफल। एनफील्ड पैटर्न राइफल जो नई राइफल ब्रिटिश से बन के आई, इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1853, अल्टीमेटली लेड टू द रिवोल्ट। यही जो है एक तरह से कहा जाए रिवोल्ट का कारण बना। द ग्रीस्ड कार्टेज, जो कारतूस के ऊपर ग्रीस लगती थी, फॉर दीज राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर बीइंग इंसर्टेड। क्या होता था, उसको काटना पड़ता था मुंह से उस राइफल में डालने से पहले। द र्यूमर हैड स्प्रेड इन द सिपाही कैंप, और जहाँ सैन्य टुकड़ियाँ रहती थीं उनके बीच में अफवाहें इस तरह फैलाई गईं कि इसमें जो है ग्रीस जो है वो फैट का बना है, काऊ और पिग, सुअर दोनों, और ये दोनों सेंटीमेंट जो है हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के लिए दोनों ही फॉरबिडन था। लेकिन द सिपाही थॉट दैट ब्रिटिश वर डेलिबरेटली ट्राइंग टू हर्ट दियर रिलीजन, और ये लोग समझे कि ब्रिटिश जो है हमारे धर्म को हर्ट करना चाहते हैं, धार्मिक रूप से हमसे चोट पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इनके अंदर संतुष्टि पैदा हुई। On 27 January 1857, the military secretary ordered that all cartridges which were issued were to be free from grease। जबकि 57 में 27 जनवरी 57 में जो मिलिट्री सेक्रेटरी था वहाँ का सचिव, उसने ये ऑर्डर पास किया कि इस पे ग्रीस फ्री है। सिपाही कुड ग्रीस themselves using whatever mixture they preferred. This, however, convinced the सिपाही that their fear were justified। और इस चीज़ के लिए किया गया प्रचार इसका कि जिससे जो सिपाही के अंदर डर है इस चीज़ का, उसका जस्टिफाई किया जा सके, लेकिन किसी लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। This is part of the mutiny. People from different sections of society rose in rebellion and supported the सिपाही। और इस तरह से ये जो है चिनगारी की तरह जो है विद्रोह फैली, और अदर वर्ग के लोग भी जो है सिपाही की मदद के लिए जो है उनका सपोर्ट में आगे आए। Some historians regard it as the biggest armed resistance। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये सबसे बड़ा जो है आर्म रेजिस्टेंस मतलब शस्त्र प्रतिरोध था अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, कॉलोनिज्म के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ। अब है द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब पिक्टोरियल स्टडी है, यहाँ पे नंबर 1 आप फिगर देखेंगे अगले पेज पर। मंगल पांडे जो कि नायक हम कह सकते हैं इनको इस रिवोल्ट का। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट बैरकपुर ऑन 29 मार्च 1857। अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेस्ट बंगाल में बैरकपुर की छावनी, वहाँ पर जो है रिवोल्ट शुरू हुआ जब इन्होंने उसको मना कर दिया ग्रीस को से दांत से खींचने के लिए और कार्टेज राइफल, और अपने ही अधिकारी को इन्होंने गोली मार दी। When a young soldiers Mangal Pandey refused to use the new Enfield pattern rifle, देख लीजिए कौन सा क्या हुआ था। जब इन्होंने उस नए पैटर्न की राइफल जो आई थी उसमें कारतूस दागने से मना कर दिया, ही वाज एक्सक्यूटेड, और इनको मतलब फांसी दे दी गई। अगला हमारा ऑन 9 मई 1857 85 सोल्जर्स ऑफ द 3rd कैवलरी एट मेरठ। अब वो चिंगारी धीरे धीरे मेरठ में आ गई, जो उसी की एक तरह से यूनिट थी 3rd कैवलरी घुड़सवार सैनिकों की। रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर के बात को मानने से मना कर दिया। वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड इम्प्रीजन्ड एंड वर डिसमिस फ्रॉम सर्विस, सेवा से डिसमिस कर दिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। दिस इंसिडेंट स्पार्ड ऑफ ए जनरल म्यूटनी एट मेरठ, और ये जो है घटना जो है मेरठ में एक तरह से म्यूटनी ऑफ द सिपाही, एक तरह से आंदोलन विद्रोह की तरह फैल गई चिंगारी।
थर्ड पॉइंट है द रिबल्स बर्न अ ब्रिटिश बंगला एट मेरठ। क्रांतिकारी लोग जो थे ब्रिटिश बंगला को जला दिए मेरठ में। ऑन 10th द रिबल सोल्जर्स एट मेरठ किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड रिलीज दियर कॉमरेड्स। अपने साथियों को छुड़ा लिया जेल से, अधिकारी को गोली मार दी। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशन, वो बंदूक और अदर हथियार गोला बारूद जो है कैप्चर कर लिए। एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड रेज द फ्लैग ऑफ द रिवोल्ट। ब्रिटिश प्रॉपर्टी, ब्रिटिश के बिल्डिंग पर आग लगा दिया और अपने रिवोल्ट का झंडा ऊंचा उठाया। अगले पार्ट में आपका द मॉस केयर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स बाय द रिबेल कैवलरी एट दिल्ली। दिल्ली में दिखाया गया है ये जो कैवलरी हमारे घुड़सवार सैनिक लोग थे और ब्रिटिश ऑफिसरों के बीच में नरसंहार जो चल रहा है। द सोल्जर सेट ऑफ फॉर दिल्ली एंड ऑन दियर वे, दिल्ली की तरफ बढ़े और अपने रास्ते में कट ऑफ टेलीग्राफ वायर, टेलीफोन जो कम्युनिकेशन का साधन था उसको काटते हुए। ऑन 11 में दे क्रॉस्ड यमुना एंड मार्च द रेड फोर्ट। 11 मई को यमुना पार करते हुए लाल किला पर उन लोगों ने चढ़ाई कर दी। हियर दे वेयर ज्वाइंड बाय द लोकल इन्फेंट्री, और वहाँ पर वो वहाँ की स्थानीय पैदल सेना आर्मी में ज्वाइन उनके साथ जुड़ गई। फिफ्थ में है द रिबेल कैप्चर्ड दिल्ली एंड डिक्लेयर द मुगल, दिल्ली पर कब्जा करके मुगल रूलर को अपना लीडर उन लोगों ने बहादुर शाह सेकंड को अपना नेता मान लिया। एज द एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया का सम्राट, उनके नेतृत्व में इन लोगों ने रिवोल्ट को स्वीकारा। आफ्टर एग्रीइंग द दियर लीडर, और उनके लीडर को लीडरशिप को एग्री करते हुए बहादुर शाह सेकंड रोट लेटर्स टू ऑल चीफ एंड रूलर, सभी सरदारों को, सभी रूलरों को, सभी नवाबों को इन्होंने पत्र लिखा कि फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट अगेन, एक एक साथ होकर के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ें। दिस इंस्पायर्ड द रिबेल्स ट्रेमेंडसली एंड इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन देम, और पूरी तरह से धीरे धीरे ये बात फैल गई और इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन देम, और एक तरह से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जो है जगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। द स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट, जैसे यहाँ पे दिया गया है, आप मैप अच्छे से देखिए, जैसे यहाँ दिखाया गया है वेस्ट बंगाल ये आपको दिख रहा है, बैरकपुर यहाँ से शुरू हुआ, बैरकपुर से फिर सीधा सीधा मेरठ में आया, मेरठ से दिल्ली, बहादुर शाह, फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर उसके बाद आपका ग्वालियर, झांसी, इधर रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर में नाना साहब तांत्या टोपे, उनके जो सेनापति अंगरक्षक जिसको कह सकते हैं, और बिरजिस कदर, बिरजिस कदर जो थे वहाँ के नवाब के बेटे थे, और इनकी माँ जो है बहू बेगम, हजरत महल के नेतृत्व में जो है यहाँ पे चल रहा था, और राजा कुंवर सिंह जो है आरा बिहार में। तो ये ज़्यादातर हम मोस्ट नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स में ही ये जो रिवोल्ट का असर रहा, ये भी एक फेलियर का कारण आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हम लोग 7वें पार्ट पर, द मॉस्केयर ऑफ द ब्रिटिश इन कानपुर। इन कानपुर द रिवोल्ट वाज लेड बाय नाना साहब, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, उनके दत्तक पुत्र थे, ब्रिटिश लोग इनको मानने से मना कर दिए थे, इनकी पेंशन बंद कर दी गई। ही एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरसन फ्रॉम द सिटी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा। उस समय जो है ब्रिटिश लोग